Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be starting the next capsule for the physics for IIT JEE. These are very important concepts which are very important for your JEE main examination and for JEE advanced examination because they have very high probability of coming in your upcoming examinations. तो इसलिए आपको इन कैप्सूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, भले ही आप अपनी रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको ये कैप्सूल जरूर फॉलो करने चाहिए क्योंकि दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विच हैव वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा जेई मेन में। अगर आप सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को प्रिपेयर करके जाते हैं, जो मैं इस समय डाल रहा हूँ और जो फ्यूचर में भी डालूंगा, तो इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप देखोगे कि एग्जामिनेशन में ये पूछे ही जाएंगे आपसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इनसे नहीं पूछा गया तो फिर बहुत कम कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। तो आज का कैप्सूल स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये एक और चीज़, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे कि आपको अगर कोई डिफरेंट टाइप के वीडियोस जो चाहिए वो भी, अगर आप या फिर कोई डाउट क्लियर करवाना चाहते हो आप, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो इस लास्ट टाइम में, सपोज आपके कुछ टॉपिक्स अनकवर्ड हैं, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप पूरी 100% प्रिपरेशन करना चाहते हो, और कुछ टॉपिक्स जो आपके अनकवर्ड हैं जो कि हर एक बच्चे के रहते हैं, अगर आपके कुछ एक दो टॉपिक्स ऐसे बचे हुए हैं जो आप कवर करना चाहते हो लास्ट मंथ में, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फ्रीली। और कांटेक्ट करने के बाद आप सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको पूरा क्रैश कोर्स ही लेने की जरूरत है। ओके, तो आज का कैप्सूल स्टार्ट करते हैं। आज का कैप्सूल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर रोटेशन। अब इसके पहले आपको क्या समझना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए, कि व्हाट इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ मोमेंटम। मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है? मोमेंटम एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट है जो कि आपका मैकेनिक्स में डिस्कस किया गया होगा, जिसमें कोलिजन आपका, अगर आपने पहले पढ़ा है अपनी 11th क्लास में, तो वहाँ पर लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू डी लीनियर मोमेंटम बाई डी टी होता है ना ये। पर लीनियर मोमेंटम बेसिकली डिफाइन किस तरह से होता है? लीनियर मोमेंटम, सपोज देर इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल ऑफ मास m एंड इट इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v। तो इस पर्टिकुलर बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा p इज इक्वल टू एम वी। दिस इज लीनियर मोमेंटम। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस p इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में p वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। ओके, क्योंकि मास इज स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। क्लियर है? लीनियर मोमेंटम हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये चीज समझाना आपको यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एंगुलर मोमेंटम को समझोगे, तो एंगुलर मोमेंटम में भी जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप समझोगे वो बिल्कुल ही रिलेटेड है लीनियर मोमेंटम से। बस लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में अंतर क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम इज यूज फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम इज यूज फॉर रोटेशनल मोशन। बस इतना ही अंतर है, इसलिए मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली समझाया है। लीनियर मोमेंटम अभी आपने समझ लिया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, जब आता है कि व्हेन there is no external torque, there is no external force acting on the body, है ना, in that case the momentum is conserved। ये क्यों होता है? because we know that F is equal to dp by dt होता है, where p is linear momentum, p is equal to mv। अब आप ये मुझसे पूछोगे कि सर ये dp by dt कैसे आता है, इज इक्वल टू फोर्स कैसे आता है, तो मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि बिकॉज F इज इक्वल टू dp by dt। अब आप p की वैल्यू अगर डालेंगे तो d बाई डी टी ऑफ एम वी हो जाए, p इज एम वी। तो मास तो स्केलर है, तो ये मास डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, m d बाई डी टी ऑफ v। इसका मीनिंग क्या है? dv बाई डी टी इज वॉट, dv बाई डी टी इज एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग m इंटू ए। अब f इज इक्वल टू m इंटू ए, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ
सेकेंड न्यूटन्स लॉ, F इज इक्वल टू एम है। तो इसका मतलब dp बाई dt हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ से कि dp बाई dt इज एक्चुअली फोर्स। ओके, तो dp बाई dt यहाँ से आता है, dp बाई dt इज इक्वल टू फोर्स। अब आते हैं हमारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे आता है? मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विल बी कंजर्व्ड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसके में केस में फोर्स इज जीरो। इसका मतलब फोर्स इज जीरो, इसका मतलब होगा क्या कि dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो। dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो मीन्स p मस्ट बी ए कांस्टेंट। तो इसका मतलब कि क्या है कि p इज ए वैल्यू विच इज ए कांस्टेंट वैल्यू विच डज नॉट चेंज। इसका मतलब है कि द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ए कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर ये बॉल्स क्या दिखा रही हैं आपको? यहाँ पे बॉल्स ये दिखा रही हैं कि सपोज इनिशियली ये है मास m1 और इसका जो वेलोसिटी है वो है v1। सिमिलरली ये दिस इज ए मास m2 जिसकी वेलोसिटी है v2। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं। तो इसके बाद v1 v2 की बजाय हम u1 u2 ले लेते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद इस मास m1 की जो वेलोसिटी हो जाती है वो आ जाती है v1 और m2 की जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है आपकी v2। तो अब इसके केस में क्या होगा कि इसके केस में, क्योंकि पहले तो ये देख लेते हैं कि इसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है कि नहीं। इस सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स एक ही पॉइंट पे लगेगी जब ये दोनों आपस में कोलाइड होंगी मतलब जो मास m1 है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो लेफ्ट साइड में लग रही होगी कांटेक्ट की वजह से। मान लीजिए ये फोर्स है F। सिमिलर, क्योंकि इक्वल, अब हमें न्यूटन थर्ड लॉ बताती है कि व्हेन देयर इज एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस कोलिजन के केस में यहाँ पर एक फोर्स F भी लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में m2 के पास। तो जब तक ये आपस में दोनों कांटेक्ट में हैं तभी ये दोनों फोर्स लग रही होंगी। अब उस कांटेक्ट फोर्स, अगर हम सिस्टम एज ए होल ले रहे हैं तो ये दोनों फोर्स हमारी आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, क्योंकि हम सिस्टम एज ए होल ले रहे हैं, दोनों बॉल्स को अपने सिस्टम में ले रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, यानी कि एट एनी टाइम जो फोर्सेस लग रही हैं पूरे सिस्टम पर वो जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। मोमेंटम कंजर्व्ड मतलब यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या होगी, m1 u1 इनिशियल मोमेंटम है प्लस m2 u2 ये है इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम एट टाइम, इनिशियल टाइम पे, इज इक्वल टू कोलिजन के बाद जो फाइनल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और क्यों आता है ये? बिकॉज देर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है तब मोमेंटम कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम। और इसको डिटेल में पढ़ोगे जब यही वाली चीज मैं लीनियर मोमेंटम में समझाऊंगा आपको एक अनदर कैप्सूल में। इसका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बस एंगुलर मोमेंटम को समझाने के लिए मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज L इज इक्वल टू m इंटू r क्रॉस v। अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कैसे आता है? यहाँ पर सिमिलरली जिस तरह से लीनियर मोमेंटम में हमारे पास F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी था, वैसे ही हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है। ये आपको समझ लेना है, क्योंकि हम हर चीज जो स्ट्रेट लाइन में होती है ट्रांसलेशन मोशन में, वो सेम चीज रोटेशन में भी होती है। अब एंगुलर मोमेंटम समझ लेते हैं कि हाउ इट इज डिफाइंड। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है दिस इज डिफाइंड एज m इंटू आर क्रॉस वी, बोथ r एंड v आर वेक्टर्स। r इज, सपोज ये आपका ओरिजिन है और कोई एक मास m है जो वेलोसिटी v से मूव कर रही है। वेक्टर वेलोसिटी v वेक्टर इज दिस डायरेक्शन, r इज इन दिस डायरेक्शन, जीरो से इस पर m की तरफ। तो दिस इज डिफाइंड एज व्हाट, r क्रॉस v। मतलब कि अगर इसमें इस एंगल को एक्सटेंड करता हूं इस लाइन को, तो r और v में जो एंगल होगा, दिस एंगल इज थीटा, तो r क्रॉस v विल बी योर एंगुलर मोमेंटम। और इसको क्रॉस प्रोडक्ट को आप निकालना बहुत अच्छे से जानते हो, अपना स्क्रू रूल लगाओ या फिर थंब रूल लगाओ। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके लिए वैसे अलग से मैं क्लास अलग से एक कैप्सूल में समझाऊंगा इस चीज को। लेकिन वैसे r क्रॉस v, अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता है तो बेसिक वेक्टर्स पे जाना पड़ेगा आपको। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम स्क्रू रूल लगाते हैं। r क्रॉस v मतलब
आर से वी में आप अपना स्क्रू घुमाएंगे तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा वो होगा आपका आर क्रॉस वी का डायरेक्शन। तो ये है, तो इसका मतलब L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, आर क्रॉस वी मतलब V का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, जो मैंने अभी अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम समझ लिया। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी होता है, यानी कि यहाँ पर आप अगर इसको इसको ऐसे लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू आर क्रॉस वी। अब ये आएगा कैसे, मैं बताता हूँ। ये डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टॉर्क कैसे आता है, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू आर क्रॉस वी, जिसमें अगर आप ये m कांस्टेंट है और इंटू आर क्रॉस, इन दोनों में से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप दोनों में से एक ही चीज़ डिफ्रेंशिएट होगी, क्योंकि आर वेक्टर तो सेम डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम रहने वाला है ना। अगर हमने आर को कांस्टेंट लिया है तो ये आर भी बाहर आ जाएगा और ये डी बी बाई डी टी हो जाएगा। मैंने आर को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि आर एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि ओरिजिन से यहाँ तक जा रही है और इसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज आर इज ओनली, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है जो कॉन्स्टेंटली वेरिएबल है। हमने बोला है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, हो सकती है, लेकिन आर चेंज नहीं हो सकता। तो उसके केस में क्या होगा कि एम इंटू आर क्रॉस एफ हो जाएगा ये, विच इज टॉर्क। ठीक है, ये बिकॉज आर क्रॉस एफ हो जाएगा, एम डी वी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा आपका आर क्रॉस एफ, यानी कि दिस आर क्रॉस एफ इज डिफाइंड एज टॉर्क। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आपका टॉर्क हो गया। इससे आता है आपका ये। अब यहाँ पर इससे, इस एक्सप्रेशन से आपके पास आएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क यहाँ पे मैंने समझा दिया, आपको पहले ही समझा दिया, ये टॉर्क है ना। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ और थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है। अब ये हो गया है। अब चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट, सेम थिंग है जैसे लीनियर मोमेंटम में होता है। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क इज जीरो, उसके केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अभी यहाँ से ही कैसे आता है, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, हमें पता है कि टॉर्क होता है। अब टॉर्क, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इसका मतलब दिस इज जीरो, यानी कि डी एल बाई डी टी इज जीरो, तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। एक और चीज बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में, कि एंगुलर मोमेंटम को हम आई इंटू ओमेगा भी लिखते हैं। वाई, बिकॉज एम आर क्रॉस वी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज एम एम आर, और v को हम कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और हमें ये पता है कि एम आर स्क्वायर ओमेगा हो गया ये, तो हमें पता है एम आर स्क्वायर इज वॉट, एम आर स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को हम आई ओमेगा से भी लिखते हैं, दिस इज सेम एज आई ओमेगा। तो अगर आप कहीं पे देख लेते हो आई ओमेगा तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो डिफाइंड एज आई इंटू ओमेगा, करेक्ट। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये भी एक एक्सप्रेशन है जो आप याद कर सकते हो इसके साथ साथ। चलते हैं यहाँ नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू जीरो में बता रहा था आपको, एंगुलर मोमेंटम इज जीरो, इसका मतलब कि क्या, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जीरो नहीं, डी एल बाई डी टी इज जीरो, इसका मतलब L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियली और फाइनली जीरो कॉन्स्टेंट है, सेम है। अब आते हैं इस डांसर के ऊपर। ये डांसर है। अब इस डांसर के केस में हमने क्या देखा है, जब जब ये डांसर, कोई भी डांसर जब ये स्केटिंग कर रही होती है या फिर कोई भी पर्सन रोटेट कर रहा होता है, तो ये अपनी स्पीड को स्लो, अपनी एंगुलर स्पीड को स्लो करने के लिए, क्या करती है, अपने हाथों को बाहर ले जाती है। अब अपने हाथों को बाहर कर लेती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो मास है, हाथ का मास, सपोज यहाँ बाहर है m, और मैंने इस हाथ का मास m लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन,
तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रेडियस आर, अगर रेडियस आर है, दिस इज रेडियस आर, तो उसके केस में क्या हुआ कि इसका डांसर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ओरिजिनली आई था तो आई प्लस 2mr² हो गया इंटू ω1। और दूसरे केस में जब इसने हाथ अंदर कर लिए, तो हाथ अंदर कर लिए तो मतलब इसकी मास यहाँ आ गई, तो यानी कि इधर। तो इसका मतलब ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत पास है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है ना, ये बहुत जीरो है, जीरो, ये दिस डिस्टेंस इज जीरो। तो उसके केस में इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आई इंटू ω2। पर हमें क्या पता है, इसके केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही कोई, नीचे नीचे ही होगा, ये सरफेस से जो फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन नीचे हमेशा नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ, और नीचे भी लग रहा होगा, लेकिन सिस्टम ऐसे होल लेते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। नेट एक्सटर्नल जब फोर्स नहीं लग रहा तो टॉर्क भी नहीं लग रहा, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। इसका मतलब होगा क्या, I plus 2mr square into ω1 will be equal to I ω2। अब यहाँ पर क्या है कि I plus 2mr² ये ग्रेटर है I से, तो इसका मतलब ω1 विल बी लेस देन ω2। ये रीज़न होता है कि जब भी कोई डांसर रोटेट कर रहा होता है तो अपने अपने आप को स्लो करने के लिए, अपनी रोटेशनल स्पीड को स्लो करने के लिए वो हाथ बाहर करता है। उससे क्या होता है कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 वो बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 बढ़ा, इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अब जब उसने अपने हाथ अपने पास रख लिए तो उसमें क्या होगा कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया मतलब उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रीज़न होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आप ऐसे कर सकते हो, मैंने बता दिया है कि एंगुलर मोमेंटम आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एम वी आर से अगर आपने एंगुलर मोमेंटम निकाला, या फिर आप इसमें आई इंटू ओमेगा भी कर सकते हो। ओके, तो ये है एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका। अब चलते हैं एक प्रॉब्लम पे जो एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रही है। प्रॉब्लम इज व्हाट? Problem is a thin smooth rod of length L and mass m is rotating freely with angular speed omega naught. This is rod L जो रोटेट कर रही है ओमेगा नॉट से, इसकी मास कैपिटल M है इस पूरी रॉड की, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सेंटर से पास कर रही है, इसकी लेंथ L दी हुई है, इसका मतलब दिस डिस्टेंस मस्ट बी L/2 एंड दिस डिस्टेंस ऑल्सो मस्ट बी L/2। okay, two beads of mass m and negligible size are at the center of the rod initially। ये beads हैं जिनकी मास स्मॉल m है, ये सेंटर की तरफ है। The beads are free to slide along the rod। The angular speed of the system when the beads reach the opposite end of the rod will be। अब ये सिचुएशन 2 क्या हो गई है, हमें सिचुएशन 2 हो गई है कि जब ये दोनों बीड्स जो हैं, ये दोनों बीड्स जो स्मॉल m थी, ये एंड पे पहुंच गई है, यानी कि डिस्टेंस L/2 पर पहुंच गई है। तो अब इसके केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी होगी वो पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पर एक्चुअली में बीड्स सेंटर से बाहर की तरफ गई हैं, तो इनके ऊपर नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि बीड्स हमेशा कांटेक्ट में है रॉड से, दोनों के बीच में जो फोर्सेज होंगी इक्वल एंड अपोजिट होंगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाएगा। ओके, हमने ये देख लिया कि इसमें नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो है। तो अब इसके केस में हम क्या करेंगे, अब इसका मतलब इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई फाइनल इंटू ω1 होगा। अब हमारा काम क्या हो जाता है, आई इनिशियल निकालना। आई इनिशियल इज व्हाट? पहले तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर निकालते हैं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या होता है, ml²/12 है ना। आई रॉड इज ml²/12, बाद में देखते हैं। लेकिन मास स्मॉल m जो है वो सेंटर पर है, इसका मतलब इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होगा। तो आई एम, अब आई रॉड क्या हो गया, ये है आपका ml²/12 और आई एम इज जीरो, दोनों मासेस का, तो ये जीरो हो गया, यानी कि आई इनिशियल हो गया हमारा ml²/12। अब आते हैं आई फाइनल पर। आई फाइनल इज व्हाट, ml रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा ml²/12 प्लस
ये जो मासेस हैं, ये जो दोनों मासेस हैं, ये दूर दूर पहुंच गई हैं, तो इसके केस में इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, m इंटू एल बाई टू होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर से एल बाई टू डिस्टेंस पर है। अब इसमें हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई बिकॉज देर आर 2 मासेस। तो यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया वो हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर, बिकॉज नहीं, एम एल स्क्वायर बाई 2, सॉरी, एम एल स्क्वायर बाई 4, 4 इन 2 बाई 4 इज ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 6 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू एल स्क्वायर बाई 12, ये हो गया आई फाइनल। अब आपको बस इस रिलेशन वन में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 6 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई 12 इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा वन। अब यहाँ पर आप एल स्क्वायर कैंसिल कर दो, 12 12 कैंसिल कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, ओमेगा वन मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम ओमेगा नॉट अपॉन 6 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। इसमें चेक कर लेते हैं कौन सा है, कैपिटल एम ओमेगा नॉट बाई 6 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, डी इज द आंसर। तो ये है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तब अप्लाई होता है जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए, डेली इन कैप्सूल्स को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।